ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे। एक सबसे कॉमन सा सवाल होता है, लगभग हर एक पेरेंट्स का यही सवाल होता है। सवाल आपके मन में भी हजारों बार आया होगा, रोज 1-2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार आता होगा कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला सवाल ये होता है कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल ये होता है कि मेरा बच्चा कब तक ठीक होगा। ये दो सवाल लगभग सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है। तीसरा सवाल ये होता है कि कौन सी दवा दें जिससे कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है। ये भी होता होगा, सबके मन में ये सवाल होता है कि मतलब कि क्या खिला दें, मतलब खाने में क्या खिला दें या फिर दवा में ऐसा क्या दे दें, किस डॉक्टर को दिखा दें कि ऑटिज्म ठीक हो जाए, मतलब आपका बच्चा ठीक हो जाए। ऑटिज्म ठीक हो जाए क्या, आपका बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है और उसका ठीक होना ज़रूरी है। ये स्वाभाविक सी बात है। तो आज इसी पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो काफ़ी सारी बातें। देखिए क्या होता है कि हम घुमा फिरा के बात करते नहीं हैं, टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, जिससे कि आपका फ़ायदा हो, आप अवेयर हों, आपको थोड़ा नॉलेज मिले, सही जानकारी मिले। भटक तो आप रहे ही हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हम सारे वीडियो को बोलते भी नहीं हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो होते हैं उसमें बोलते हैं कि अंत तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है कि ऑटिज्म जो होता है ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। यही होता है सर पहला सवाल हमारा, और सबके दिमाग में ये चलता है कि ऑटिज्म ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम एवं शर्तें लागू जो बोलते हैं ना, कि नियम एवं शर्तें लागू। इसमें टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड वाला सिचुएशन है। होता क्या है कि सबसे पहले आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस कि ऑटिज्म ही है या फिर कुछ और है। चलिए मान लिया कि डायग्नोसिस हो गया, ऑटिज्म है। सीवियरिटी कितनी है ये इसके एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। आप तो साइन सिम्टम्स मिलाते रहेंगे वीडियो से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा सीवियरिटी क्या है। हाँ, थोड़ी बहुत डेली रूटीन में जो चीज़ें आप नोटिस करेंगे, जो ये करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। तो अब सीवियरिटी क्या है, इसके बाद चलिए कि मान लिया सीवियरिटी भी पता चल गया, माइल्ड है, मॉडरेट है, जो भी है, ठीक है। अब फिर दूसरा सवाल हमारा ये आता है कि यहाँ आपके बच्चे की बात हो रही थी कि मेरा बच्चा ठीक हो सकता है कि नहीं। सारे लोगों को यही है, दूसरे से क्या मतलब है कि उनका बच्चा ठीक होगा कि नहीं। मेरा बच्चा ठीक हो सकता है कि नहीं, बस इतना सा मतलब होता है। तीसरा सवाल मैंने बोला कि अगर ठीक हो सकता है तो कौन सी दवा से ठीक हो सकता है, या फिर इसके लिए कोई जादू होता है, कोई मिरेकल होता है, कोई इसके लिए जांच होता है, या फिर इसके लिए जो थेरेपी है वो, मतलब किस चीज़ से ये ठीक हो सकता है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा दर्द को समझते हैं। दर्द, पेन, दर्द होता है, सबको चोट लगता है तो दर्द होता है। इसके अलावा किसी को स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो दर्द होती है, कंधा जाम हो गया तो दर्द होता है। ये सारा दर्द वाला कंडीशन है, ठीक है। तो दर्द अगर किसी को होता है तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, पेन किलर। पेन किलर दवाई है। एक एग्जाम्पल से समझिए, 40, 45, 50 साल का आदमी हो गया, दिन भर मेहनत करता रहता है, लेबरर टाइप आदमी कोई हो, या फिर उठक बैठक ज़्यादा करने वाला, जिम में जाने वाले लोग जो होते हैं, तो 40-45 साल का जब वो होता है आदमी, तो क्या होता है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है।
और घुटनों में जो दर्द होना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। जनरली होता है एज इंडिविजुअल में, बाकी किसी को रियोमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, तो जॉइंट पेन वगैरह होता है। ठीक है, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं जो कि एज्ड इंडिविजुअल में होता है, एज हो जाने पे। अब मैक्सिमम लोगों के घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती होगी। बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद की भी प्रॉब्लम होगी। अभी एक बच्ची को लखनऊ से लेके आई थी एक मैडम, तो उनको खुद की भी प्रॉब्लम थी अपने घुटने वगैरह, जॉइंट वगैरह मतलब। तो ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे ये करते हैं, मैंने देखा अपनी आंखों के सामने, मेरे गांव में कितने सारे लोग जिनको ऐसा दर्द है वो घसीट घसीट के चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए सही सॉल्यूशन के लिए नहीं जाते हैं, वो पेन किलर खा रहे हैं जिंदा। पेन किलर दर्द निवारक दवा जो होता है, दर्द नाशक होता है, वो टेम्पररी रिलीफ के लिए होता है। क्या होता है ना कि जैसे कुछ भी हमारे बॉडी में पेन का सेंसेशन हो रहा है ना, तो वो सेंसरी स्टिमुलस एक है, पेनफुल स्टिमुलस जो हो रहा है वो, जैसे नर्व रिसेप्टर्स की हम बात करते हैं तो एक नोसिसेप्टर होता है। नोसिसेप्टर मतलब वो पेन का रिसेप्टर होता है। सारे स्टिमुलस जो होते हैं उन सबका रिसेप्टर अलग अलग होता है, उसमें नोसिसेप्टर जो होता है वो पेन का रिसेप्टर होता है। वो मैसेज लेके जाता है हमारे ब्रेन की तरफ, वहाँ से डेल्टा फाइबर को वो देता है मैसेज, वो ब्रेन को पहुँचाता है कि यहाँ पे फला जगह पे दर्द हो रहा है, तो हमको फील होता है। अगर उसको ही ब्लॉक कर दिया जाए, वो जो मैसेज जा रहा है उसको रास्ते में ही ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे होता है ना कि कहीं कहीं कुछ कंप्लेन हो गया किसी जूनियर ये में किसी सीनियर के पास में, तो क्या हुआ कि वहाँ से वो कंप्लेन का ये फॉरवर्ड होने ही नहीं दिया सीनियर के पास में, तो यहीं रुक गया, आपका मामला पेंडिंग पड़ा हुआ। सरकारी दफ्तरों में जैसा होता है वैसे ही इसमें होता है। ये जो पेन किलर आपने लिया, इसने क्या किया कि वो जो पेन का रिसेप्टर था, वो जो मैसेज पेन का वाला दे रहा था ना, उसको उसने रोक दिया, और उसको रोक दिया तो आपको दर्द नहीं फील हो रहा। वो टेम्पररी, कितनी देर तक आऊँगा, जितनी देर तक दवा का असर होगा उतनी देर उसको रोक के रखेगा। दवा का असर खत्म, फिर से वो रिसेप्टर जाने लगेगा, फिर से आपको दर्द होने लगेगा। ये टेम्पररी सॉल्यूशन, जो कि जनरली हर कोई यही अपनाना चाहता है कि बस हो गया, ले लिया, उसके बाद से घसीट रहे। ठीक, परमानेंट सॉल्यूशन इसका क्या होता है पता? परमानेंट सॉल्यूशन के लिए देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है कि घुटना आपका आपस में जो जॉइंट होता है उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज और जितने भी सॉफ्ट टिश्यू, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे, वो डैमेज हुए हैं। उनमें क्या हुआ है कि धीरे धीरे करके घिसा हुआ है, धीरे धीरे करके वो घिसते गए हैं, और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा दो बोन के बीच में जो जॉइंट है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कुशन का काम करता है, कि मतलब कि बचा के रखने का, इसको कि घिसने से बचाएगा। अब ये आपस में आके जब घिसना शुरू, क्योंकि जब जॉइंट का आर्टिकुलर कार्टिलेज घिसता है ना, तो धीरे धीरे बोन का एक एंड क्या होगा, जनरली मीडियल साइड में आके वो अपना सट जाएगा। वही आपस में जब मूवमेंट करेंगे वो उसमें घसीटेगा, उसको रगड़ेगा तो दर्द होगा, क्योंकि वहाँ पे तो नर्व भी है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि एक तो प्रिकॉशन लेना होता है। प्रिकॉशन सबसे पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है ना, कि बचाव उपचार से अच्छा है। ठीक है, तो वही प्रिकॉशन में पहले से सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए जब आपको प्रॉब्लम हो भी गई। तो प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स में नी कैप आता है, नी ब्रेस आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसको लगा के, और तब कि उसमें भार जो होता है ना, हमारा थाई का जो भार, वो डायरेक्ट घुटने पर ना पड़ के, मतलब पूरे बॉडी का भार जो घुटने पे ना पड़ के, वो थाई से क्या करता है, शिफ्ट कर देता है नीचे पैर में, घुटना के नीचे टीबिया के पास में, वो वहाँ पे वो ये कर देता है, हमारा काफ मसल वगैरह उसको ये कर लेता है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग उसके मैनेजमेंट में, कि जो हमारा जांघ का आगे का जो मसल होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल, तो क्वाड्रिसेप्स मसल जो हमारा होता है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की वजह से क्या होता है ना, कि घुटने पे कम से कम जोर पड़ता है और वो वहाँ पे वेट शिफ्ट कर देता है, घुटने पे आने नहीं देता है, कम से कम वेट लेता है, तो दर्द हमको नहीं होता। ये क्या है कि ये काफ़ी लंबा समय तक टिकाऊ एक तरीका है, कि इससे क्या हुआ कि दर्द से आप बच सकते हैं। ठीक है,
ये क्या था, कंजर्वेटिव अप्रोच था। पहला प्रिवेंटिव अप्रोच, ये कंजर्वेटिव अप्रोच, मतलब कि आपको बचा के रखना और उसको मसल को री एजुकेट करना, क्योंकि उसमें वीकनेस आती है। अभी के टाइम में कहाँ कोई उस तरह का ये करना चाहता है। ओवर यूज ज्वाइंट का कर रहे हैं, मसल का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसका आइसोमेट्रिक और उसका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है, ठीक। इसके बाद एक और चीज इसमें आएगा कि अब ओवर यूज इसका नहीं करना, मतलब घुटने को ज़्यादा मोड़ के नहीं बैठना, ये भी बचाव का तरीका है। तो इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना, क्योंकि उस पर भार पड़ रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो पहला हमने बताया कि प्रिकॉशनरी मेजर, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा हमने बताया कि इसका स्ट्रेंथनिंग, इसका कंजर्वेटिव अप्रोच और मसल री एजुकेशन करके कर सकते हैं। तीसरा हमने बताया कि अब ओवर यूज उस चीज़ का नहीं करना, ये जिससे प्रॉब्लम हो रही है अब उसका ओवर यूज नहीं करना है, ठीक है। ये इतना समझाना आपके लिए ज़रूरी था, इससे आपको बात समझ में आएगी आगे वाली। तो आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बात कर रहे थे हम लोग ऑटिज्म और स्पेशल किड्स और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स बच्चे में हैं, इसमें भी क्या हो रहा है ना कि एक तो सबसे ज़्यादा कारण मिल रहा है कि ओवर यूज मोबाइल वगैरह किया बच्चा, टीवी स्क्रीन वगैरह ज़्यादा देखा, आइसोलेशन में ज़्यादा रहा। मतलब मेनली कोविड के टाइम में बच्चा रहा तो आइसोलेटेड रहा। उसके पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आइसोलेटेड रहा 3-4 महीने, 6 महीने, साल भर, जिन्होंने जैसा दिखाया। उसके बाद से क्या है कि वो लोगों से नहीं है हो रहा, इंटरेक्शन उसका नहीं करना चाह रहा है, वो लोगों से भाग रहा है, वो बार बार टीवी और मोबाइल के पास भाग रहा है। मेनली ये कारण। कुछ लोगों में हेरिडिटरी भी आता है, कुछ लोगों में रेग्रेसिव ऑटिज्म मैंने देखा, काफ़ी लोगों में, कुछ लोगों में नहीं कर। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसकी वजह से रेग्रेशन आया बच्चे। ये सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इसके लिए भी हम अगर मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन पे समझिएगा, जैसे मैंने उस कंडीशन में समझाया, यहाँ भी समझिए। कोई भी दवा हम देते हैं तो इसके लिए कोई दवा है ही नहीं जिससे कि कोई गारंटीड ये कह सके। सारा का सारा फंसावा है, प्रचार तंत्र है और कुछ भी नहीं है। पता हमको भी है उस घुटने वाले कंडीशन में कि चाहे जावेद अख्तर प्रचार करे या फिर अजय देवगन प्रचार करे, वो एक कोई ऑर्थो करके तेल और वो गोली खाने से दर्द नहीं जाने को, हमको पता, सब हर किसी को पता है। वो प्रचार करके देखते हुए हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद से अपना नुकसान करते हैं, उससे होता जाता कुछ नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि मोटापे की दवा जो ये करता है ना, इससे ये खाइए इससे स्लिम हो जाएगा। दवाई से स्लिम कैसे होगा? खाना कंट्रोल करोगे नहीं, फिजिकली तुम मेहनत करोगे नहीं, तो दवाई से कैसे कंट्रोल कर लोगे? तो 6 महीने की गारंटी उसमें टर्म एंड कंडीशन लगा दिया है कि ये 2700-2800 3000 का दवाई खाइए, नहीं हुआ तो पैसा वापस। उसके बाद कहेगा आप डाइट ऐसा फॉलो किए, वैसा किए, वैसा किए। नहीं, बस ये इसमें भी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि कह रहे हैं कि 25 साल 30 साल 50 साल से हम इसी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं हम इसी के। दवाएं वो दे रहे हैं जो वो सालों साल चल रही हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। और सारे लोगों को ये पता है, सारे लोगों को ये बात समझ है, सारे लोगों को ये बात पता भी है कि उससे कुछ नहीं होना जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हीं दवाओं के फेर में पड़े रहते हैं। हाँ, दवाओं का रोल है, लेकिन ऑटिज्म क्योर नहीं हो सकता उससे। दवाओं का रोल क्या है? सिम्टोमेटिक रिलीफ में। चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस ज़्यादा है, स्लीपलेसनेस है, वो रात में सो नहीं पाता है बच्चा। इसके अलावा कीड़ा वगैरह हो गया, उसकी वजह से इरिटेशन उसको हो रही है, या फिर कुछ और चीज़ें जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इरिटेशन होगी, कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ का इशू होगा, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसमें थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है, ये जो भी दवाएं हैं हेल्प कर देंगी, लेकिन इनसे क्योर नहीं होना। आई बात समझ में? जैसे उस कंडीशन में था टेम्पररी रिलीफ, कुछ चीज़ें दे रहे हैं जो लोग की जो चीज़ें नहीं हो, जो प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, होता ना कि एकदम पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, वो दवाएं भी चला रहे हैं लोग। बच्चा थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, उसको सीडेटिव दवाएं दे के और उसको डाउन करना है।
और बाद में वही सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, बाद में इरिटेशन और बढ़ाती हैं वो सब चीज़ें। ये ऐसे ही है जैसे कि शराब पीने वाले लोग का हुआ ना कि सर्टेन शराबबंदी हमारे यहाँ हुआ, तो शराब मिल नहीं रहा, उसके बाद से खून की उल्टियाँ और ये सारी चीज़ें, मतलब कि वो बेचैनी सी एक ये होती है। तो उसी तरह का नुकसान इसका भी हो सकता है, इसलिए हम मना करते हैं कि सीडेटिव दवाएं ना के बराबर ये करें। यहाँ भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, कि जैसे कि आप स्क्रीन टाइम कम करें, खाने पीने में चीज़ें हैं कि उसको कंट्रोल करें, जैसे कि तेल मसाला, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें जो दे रहे हैं आप, उसकी वजह से बच्चे में एग्रेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से वो रेस्टलेसनेस, वो बेचैन सा रहेगा, तो क्या होगा कि वो जल्दी क्योर नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से बचें। ये दवाएं टेम्पररी रिलीफ की हैं, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए हम बोलते हैं कि सिम्प्टोमेटिक इसका इलाज होता है, लक्षण के हिसाब से इलाज होता है। होम्योपैथी, आयुर्वेद में ज़्यादातर आप जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया ये होगा। सिम्प्टोमेटिक वो ये करेंगे, रिलीफ के लिए वो दवाएं देते हैं। आयुर्वेद में भी फ्रॉड बहुत सारा होता है, इसलिए हम ज़्यादातर ये करते हैं, कहीं भी जाए होम्योपैथ डॉक्टर बढ़िया पकड़े, वहाँ पे जाके आप ये अपना ये करें। और उसमें भी बड़े बड़े ये नहीं दावा करने वाले नहीं कि हम 1-1.5 लाख रुपया लाओ, 2 लाख रुपया लाओ, 6 महीने का पैकेज तुमको देंगे और उसमें बच्चा ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो झुंझुना बेच रहे हैं, आप उनसे बच के रहें, ठीक है। इसमें कहीं भी एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं, उनसे बैठ के अपनी समस्या बताएं। कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो समय आधा घंटा आपको देंगे वो काफ़ी अच्छा आपको सोल्यूशन देंगे और सिम्प्टोमेटिक दवाएं देंगे। ऑटिज्म के नाम पर कोई दवा दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपको मूर्ख बना रहा है, सरासर वो मूर्ख बना रहा है आपको। तो सिम्प्टोमेटिक दवाएं देंगे, उसको आप लीजिए, बच्चे को दीजिए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो उनसे डिस्कशन कीजिए, देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे काफ़ी स्थिरता आएगी कुछ सिम्टम्स में। अब हम बात कर रहे थे कि प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स में ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि क्या क्या नहीं देना, स्क्रीन टाइम कम करना, इसके अलावा उसके खान पान में शुद्ध शाकाहारी खाना रखना, प्योर वेजिटेरियन खाना रखें, तेल मसाला वाला आइटम कम करें। उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह और ताज़ा फल वगैरह, फल में सारा फल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाइट वाले वीडियो में मैंने बताया और एंड स्क्रीन पे उसका डाइट वाला वीडियो हम लगा देंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड स्क्रीन पे जाइएगा, वो आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म करके है वीडियो, उसको भी आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ के लिए मैंने बोला कि जैसे उसमें मैंने बताया कि ओवर यूज किसी चीज़ का नहीं करें। अब इसमें भी क्या है ना कि अब बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करें। बच्चे को क्या क्या चीज़ें, वहाँ प्रिकॉशनरी ये हो गया था, प्रिवेंटिव मेजर्स हो गया था, यहाँ भी प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी हो गया, दवाओं की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव अप्रोच के बारे में और री एजुकेशन के बारे में। कंजर्वेटिव अप्रोच और री एजुकेशन, जैसे उसमें कंजर्वेटिव अप्रोच और री एजुकेशन वो मसल का ये करना था, स्ट्रेंथ गेन करना था। इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच और री एजुकेशन क्या है कि बच्चे ने का क्या हुआ है ना कि आइसोलेशन में रहने की वजह से उसका सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है। एब्यूज मतलब कि गलत यूज, और सोशियो साइकोलॉजिकल मतलब सोशियोलॉजिकल एब्यूज ऐसे हुआ कि समाज में वो गया नहीं, अपने एज ग्रुप के बच्चों के बीच में गया नहीं, तो उसकी वजह से बच्चों में क्या क्या हरकतें आनी चाहिए, बच्चों के क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, बच्चों में क्या क्या माइलस्टोन्स होते हैं, उसको नहीं पता। साइकोलॉजिकल एब्यूज ये कि हमने उसको स्क्रीन दिखा दिखा के कंफ्यूज सा कर दिया, वर्चुअल वर्ल्ड को वो रियल मान बैठा, रियल को अब वो कुछ नहीं समझना चाह रहा है। अब पहले नॉर्मल था, स्क्रीन वगैरह दिखाने के बाद से प्रॉब्लम आई। उसके बाद से हमने क्या किया कि जब हमने मोबाइल ले लिया, हमारा ऑफिस शुरू हो गया, हमारा सब कुछ नॉर्मल लाइफ चलने लगी, हमने मोबाइल तो छीन ही लिया। उसके बाद से बच्चे को लगा कि ये बदमाशी कर रहा है, उसको डांटना, उसको मारना, उसको ये करना, उसको टॉर्चर करना, परेशान करना, बिना ये समझे कि वो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो उसको ये प्रॉब्लम है, वो जिद नहीं कर रहा, वो टेंट्रम नहीं शो कर रहा, ये उसकी प्रॉब्लम है, इस बात को। तो अब क्या हो रहा है कि सोशियो साइकोलॉजिकल जो एब्यूज हुआ, अब फिर से उसको समझने की ज़रूरत है। कन्फर्मेशन बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये सामान फेंक रहा है, या फिर बच्चे सारे करते हैं,
उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एब्यूज हुआ ना, उसको री एजुकेट करने के लिए फिर से क्या करना होगा कि इसको बच्चों के बीच में भेजना होगा बच्चे को, ठीक है। और अब क्या है कि थेरेपी में जैसे उसमें मैंने बताया कि री एजुकेशन, मसल का स्ट्रेंथनिंग गेन करना, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान, प्रॉपर एक्टिविटी प्लान, क्या करना क्या नहीं करना, डूज डोंट्स सारी चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंथनिंग भी करना है तो उसके लिए प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइजेज होते हैं कि कब कितने वेट से के साथ में आपको पैर उठाना, कितना स्ट्रेंथनिंग करना, कितना साइकिलिंग करना, ये सारी चीज़ें एक एक्सपर्ट उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। वैसे ही इसमें भी अब बच्चे के लिए ये री एजुकेशन का तो मैंने बोल दिया कि इसको चलिए सोशल इंटरेक्शन के लिए इसको बच्चों के बीच में लेके जाएं। इसके बाद से क्या करें कि बच्चों के बीच में तो वो जाएगा ही जाएगा, अब जहाँ भी आंगनबाड़ी या फिर सरकारी स्कूल हो या फिर जो भी जगह हो, गैदरिंग्स हो, पार्क वार्क मॉल वॉल जहाँ भी लेके जा सकते हैं, मार्केट वगैरह जहाँ भी जाते हैं बच्चों को लेके जाएं, ठीक है। इसके बाद अब आता है कि अब जो प्रॉब्लम तो उसको हो गई है, डिलेड माइलस्टोन्स वगैरह, सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स तो उसको हो गई है। तो डिलेड माइलस्टोन्स और वो जो न्यूरोलॉजिकल एज उसका थोड़ा पीछे हो जाता, जो बैक हो जाता, अपने एज ग्रुप के साथ वो नहीं चल पाता, शरीर से तो बढ़ता जा रहा है लेकिन समझदारी उतनी नहीं बढ़ रही है। उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, थेरेपी प्लान होता है, जो कि कंजर्वेटिव अप्रोच है, थेराप्यूटिक अप्रोच है। तो वो स्टेप बाय स्टेप कि कब क्या करना, जैसे उसमें मैंने बताया कि कितना वेट उठाना, प्रोग्रेसिव रेसिस्टिव एक्सरसाइज, इसमें भी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज होंगी कि पहले क्या करना, फिर उसके बाद 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 क्या करना। मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 7 9 5 4 3, ये ऑर्डर में नहीं ले, ये डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डिसऑर्डर हैं। इनको इसी ऑर्डर में ले आना होगा ना, जब प्रॉपर ऑर्डर में लाना है तो एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको काम भी करना होगा। इसके लिए एक प्रॉपर आपके लिए इसके लिए एक्सपर्ट थेरेपिस्ट होने चाहिए जो कि एक सही दिशा में आपको लेके जाएं, 1 by 1 कैसे कैसे काम करना है। रिहेबिलिटेशन में हमेशा 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, इन 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं हम लोग। तो शॉर्ट टर्म गोल ये कि कौन कौन सी चीज़ें जल्दी 10-15 दिन 20 दिन में क्योर हो सकती हैं वो। लॉन्ग टर्म गोल वो कि ये साल या 6 महीने 9 महीने 8 महीने तक जाने वाली चीज़ें, इतने दिन में क्योर होने वाली चीज़, वो लॉन्ग टर्म गोल में रखी जाती हैं। उसके हिसाब से एक प्रॉपर असेसमेंट करके बच्चे का प्लान बनाया जाता है और प्रॉपर प्लान बना के तब बच्चे के लिए थेरेपी शुरू की जाती है। और यही अप्रोच है जिससे आपका बच्चा ठीक हो सकता है। ये दवाएं टेम्पररी काम करेंगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ करेंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें ही क्या करेंगी कि बच्चे को लंबे समय तक ये करके और तब उसको थोड़ा, ये रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वही जो शॉर्ट टर्म गोल पहले वो ये कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, फिर हम लॉन्ग टर्म गोल की तरफ बढ़ते हैं और 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल जैसी जैसी सीवियरिटी बच्चे की है उसके हिसाब से टाइम टेकिंग प्रोसेस ये होता है। लेकिन इसका सही अप्रोच यही थेराप्यूटिक अप्रोच ही है, थेरेपी ही इसका सही अप्रोच है और इसी से बच्चा ठीक होता है। हम हमेशा बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल, ये बोलते हैं। तो इस बात पे आप लोग ध्यान रखें कि ऑटिज्म क्योरेबल है, लेकिन वो दवाई से नहीं, वो प्रिकॉशन से, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है उससे और क्या चीज़ें करनी चाहिए उसको सही तरीके से करके ठीक किया जा सकता है। और अभी तक हजारों केसेस मैंने ये करे हैं और कुछ लोग देखिए बीच में इधर उधर भाग जाते हैं, वही दवाओं के फेर में कहीं से प्रचार सुन लिया। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, AI आप लोगों ने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हम लोग को आधुनिक युग में लेके जा रहा है उसका बहुत सारा नुकसान भी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा बहुत सारे वीडियो में
कि आजकल ये हो रहा है कि जैसे आपको कोई, अभी छठ का टाइम है हमारे यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत ये महापर्व है। इस टाइम में नए कपड़े, दिवाली और छठ में नए कपड़े, नए सामान खरीदे जाते हैं। आपके पास मोबाइल है, गैजेट्स वगैरह आपके आसपास में रखे हुए हैं, आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि कपड़ा खरीदना है, अब की बार रिलायंस जाएंगे या फिर टाटा के कोई ये में जाएंगे, वो वेस्ट साइड और ये सब होता है ना, या फिर ये मॉल में जाएंगे, या ब्लैकबेरी जाएंगे, या फिर रेमंड जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आप ये डिस्कस कर रहे हैं बैठ के अपने रूम में अपने फ्रेंड के साथ में। थोड़ी देर बाद आप मोबाइल खोलेंगे, फेसबुक पे जाएंगे तो वहाँ पे दिखाएगा ऐड रिलायंस का, एजियो का, उसके बाद से आपको उसको जो भी वेस्ट साइड का, उसके बाद मिंत्रा दिखाएगा, आपको फ्लिपकार्ट दिखाएगा, आपको अमेजन दिखाएगा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये कपड़ा, ये सामान, ये मोबाइल, वो ये सारी चीज़ें। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। जो लोग नहीं फील किए होंगे आप लोग फील करके देखिएगा, आप लोग एक्सपीरियंस कीजिएगा, कुछ सोचिएगा। आपको मार्केट के लिए क्या, अगर पूजा के लिए घी खरीदना है मार्केट से, आप देखिए जैसे आप किसी से डिस्कस किए और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ये खोलेंगे, अलग अलग ब्रांड का घी आपको, पूजा घी आपको दिखाने लगेगा, हवन के लिए ये घी, हवन के लिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। अब देखिए क्या होता है। इसी तरह से ऑटिज्म 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 दिन रात जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो आपको उसी से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर दिखाना शुरू करता है। उससे रिलेटेड आपको ऐड दिखाना शुरू करता है। ये एक ऐसे जैसे वो पाउडर क्रीम लगाने वाला होता है ना डिब्बा, उसी डिब्बे में आपको क्या करेगा, कहेगा कि इसमें पीनट और सारे नट्स डाल के ऐसा घोल बनाया गया है कि इसको पिलाते ही क्या होगा कि ऑटिज्म रिवर्स हो जाएगा, ऑटिज्म खत्म हो जाएगा। वो इसके अलावा कोई क्या करेगा कि ये ऐसा सिरप बनाया है कि इसको पिलाते ही आपका बच्चा क्या होगा कि एकदम सुपर हीरो हो जाएगा। ऐसे ऐसे एड्स आप लोग को रोज आते होंगे, आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कैसे, आपको लगता है कि ऐसे ही आ गया। आप उस पर टच करते हैं, उसको जाकर साइट को खोलते हैं, कोई कैमल का मिल्क, कोई बकरी का दूध, और कोई कुछ यूट्यूब देख के आप लोग यही सब फेर में पड़े रहते हैं, ये दे देने से ठीक हो जाएगा, वो दे देने से ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा। ये सब कुछ आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है और आप इस भौजाल में फंसते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। कोई भी भ्रामक विज्ञापन प्रचार देखें तो उस पर न जाएं, नहीं तो देखेंगे सबके पास आजकल यूपीआई है, तुरंत पेमेंट होता है, सामान ऑर्डर हो गया। कैमल का दूध जो होता है, अमेजन आपको ये कर दिया, अमेजन कैमल पाल के रखा है कि आपको दूध देता है, फ्लिपकार्ट आपको दूध देता है। प्रोसेस्ड मिल्क वही भेज देता है जो हम कहते हैं कि प्रोसेस्ड चीज़ें नहीं देनी चाहिए, कम से कम देनी चाहिए, वही पिला के आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें प्रचार का हिस्सा हैं और ये प्रचार वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। पैसे के लिए ये सारा खेल हो रहा है। हम भी ये करें, बहुत सारा ये आता है कि हमारा ये कर दीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट है इसको ये कर दीजिए, हमारा ये प्रोडक्ट है इससे। बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं किया। हम तो हमेशा से इसके खिलाफ ही हैं, सही चीज़ हम बताते हैं। तो इसलिए आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि जो जेन्युइन चीज़ है, सही राह पे चलना है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाए, आप हमारे साथ जुड़ें। आप देखेंगे कि जब से जुड़ रहे हैं उस दिन से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चा सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाता, फिर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 30-40% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 70-80% रिस्पॉन्सिबल हम हो जाते हैं। और पहले महीने से ही आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। तो जो लोग भी जहाँ से भी देश दुनिया जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे साथ जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाएं, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे आप जुड़ना चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ नंबर दिया हुआ है, ये हमारे मैनेजमेंट का नंबर है, इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर मैसेज करके आप प्रोसीजर जान सकते हैं कि ऑनलाइन सेशन में कैसे जुड़ना है। बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कराएं और प्रॉपर असेसमेंट करा के आप हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। देश दुनिया जहाँ से भी, किसी ग्रह पे आप बैठे हुए हैं वहाँ से आप रह के अपने बच्चा, और वहाँ पे नेट है
और प्रॉपर वीडियो कॉल की सुविधा है, तो आप अपने बच्चे को अपने घर से रह के मैनेज कर। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में हमने, देखिए क्या होता है, मेरा स्क्रिप्टेड वीडियो होता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसका ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो बातें पहुंचानी थी आप तक, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें पहुंच गई होंगी। और इस वीडियो से आपका काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। कोई अगर नीडी पर्सन है तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, आपको कुछ इससे बेनिफिट लगे तो। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया ही हुआ है, प्रोसीजर आपको बता दिया गया, आप उस पर कॉल करके और मैसेज करके आप प्रोसीजर जान लें। और हमारे यहाँ अभी क्या है कि बिहार, यूपी, झारखंड में छठ महापर्व है, तो 3-4 दिन तक हम लोग पूरी तरह से बिजी रहेंगे। तो इस बीच में अगर कॉल या मैसेज का रिप्लाई आपको नहीं दिया गया तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। हम लोग अपकमिंग ट्यूसडे से पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। जिन लोगों का अभी तक 7-8 लोगों का असेसमेंट भी हमने किया है, उनको आगे का प्रोसीजर नहीं भेजा गया है, तो वो लोग भी अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो आप लोग परेशान नहीं हो कि असेसमेंट के बाद कुछ आपसे संपर्क नहीं किया गया। छठ पूजा के बाद हम लोग पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। अपकमिंग ट्यूसडे से हम लोग पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और ऑटिज्म मुक्त भारत बना के रहेंगे। और हम बात करते हैं भारत की, तो इसका मतलब आप लोग ये ना समझें यहाँ की बात हो। जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सारे लोग जुड़ें। ऑटिज्म क्योरेबल है, ये कैसे क्योर करना है ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।